गाइस, अगर आप जॉब करते हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, आप ITR 1 को फाइल करेंगे अगर आपकी सैलरी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ तक है। वहीं अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उस केस में आपको अपना ITR को चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सैलरी के साथ आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में भी अगर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन होता है या लॉस होता है, तो आपको अपने ITR को चेंज करना पड़ेगा। आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं फ्रेंड्स सिर्फ सैलरी का ITR फाइल कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे अपने एम्प्लॉयर से ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी को लेना होगा। फॉर्म 16 का पार्ट है जनरली मेरी TDS इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो मुझे सैलरी अमाउंट मिली है, तो क्वार्टरली वाइज मेरा कितना अमाउंट ऑफ TDS डिपॉजिट हुआ है, या मंथली वाइज जो भी मेरा TDS अमाउंट डिडक्ट हुआ है, वो मैं फॉर्म 16 के पार्ट ए में जाकर देख सकता हूँ। फॉर्म 16 के पार्ट बी में मेरी ग्रोस सैलरी होती है, मेरा परक्विजिट्स अमाउंट होता है। अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है तो मेरा ATC का कोई इन्वेस्टमेंट है वो मुझे दिख जाता है, मेरा नेशनल पेंशन स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट है वो मुझे दिख जाता है, कितना HRA में क्लेम कर सकता हूँ, कितना LTA में क्लेम कर सकता हूँ, कितना अलाउंसेस में क्लेम कर सकता हूँ, जितना नेट आपकी सैलरी होगी, जो टैक्सेबल सैलरी होगी, उस पर जितना अमाउंट ऑफ TDS आपका डिडक्ट हुआ है, वो फिर फॉर्म 16 के पार्ट ए में जाकर आप चेक कर सकते हो। एक बार फॉर्म 16 के पार्ट ए और पार्ट बी को देखते हुए हम ITR 1 को फाइल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ITR फाइल करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे फॉर्म 16 का पार्ट है जो मुझे अपने एम्प्लॉयर से मिला है, जिसमें मेरी कंप्लीट TDS कितना अमाउंट हो मेरा डिडक्ट हुआ है, कौन से क्वार्टर का डिडक्ट हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाता है। फॉर्म 16 का जैसे पार्ट ए है, इसमें अगर मैं नीचे ड्रैग करते हुए आता हूँ 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में। इसमें अगर फॉर्म 16 के पार्ट बी को देखता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023, मतलब कि असेसमेंट ईयर 23-24 में जो मुझे ग्रोस सैलरी यहाँ पे मिली है वो दिख रही है 729,011। तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ऑटोफिल होता है, सेक्शन 16 आई में मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ है 50,000 रुपये का। मेरा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 2500 रुपये का। इसके बाद यहाँ पे मेरी ATC में जो मेरी डिडक्शन है फ्रेंड 159,829, जिसमें कि मैक्सिमम में 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। ATC में जनरली फ्रेंड्स जो भी मेरा PF अमाउंट डिडक्ट होता है, जो भी मेरी पेंशन डिडक्ट होती है, अगर मेरी कोई LIC पॉलिसी होती है, मेरा कोई हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल होता है, जो भी प्रिंसिपल का पेमेंट करता हूँ, मेरी कोई अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब का बेनिफिट फ्रेंड्स ATC में जाके मुझे मिल जाता है, जिसमें कि ELSS म्यूचुअल फंड भी कवर होता है। साथ ही साथ अगर कोई टैक्सेबल FD होती है, PPF में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये सब मैं ATC में जाके क्लेम कर सकता हूँ। ATC में इन सबका टोटल मिला के मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकता हूँ। यहाँ पे 159,829 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तक मैंने क्लेम किया। इसके बाद यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 80CCD1B में अलग से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है, जिसमें आप जाके अपना पेंशन खाता ओपन करवाते हैं। अलग अलग एग्जांपल जैसे कि आप के फिनटेक से जाके ओपन करवाते हैं या NSDL से जाके ओपन करवाते हैं। जो भी पेंशन फंड सेलेक्ट करते हैं, जैसे LIC पेंशन फंड हुआ, SBI पेंशन फंड हुआ, HDFC पेंशन फंड हुआ, इन पेंशन फंड में जाके आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो अलग से जाके, तो 1.5 लाख के अलावा मैं 50,000 रुपये का डिडक्शन सेक्शन 80CCD1B में ले सकता हूँ, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का। तो यहाँ पे मेरा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 80D में 8,591 रुपये का। तो यहाँ पे जो मेरी एग्रीगेट जो मेरे इन्वेस्टमेंट डिडक्शन है वो 2,08,591, जो कि मेरी सैलरी में से माइनस हो जाते हैं। तो सैलरी में से माइनस होने के बाद जो मेरी नेट सैलरी है, जो कि टैक्सेबल सैलरी बोल सकता हूँ मैं, जैसे वो है 467,920। फ्रेंड्स, मैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मुझे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, तो मुझे गूगल पर टाइप करना होगा incometax.gov.in। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका पोर्टल दिखने लग जाएगा। आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन का, जो अपने यहाँ पे लॉगिन ID डाल देनी है। ये लॉगिन ID मेरा आधार नंबर भी हो सकता है और मेरा पैन नंबर भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। आधार नंबर में तभी डाल पाऊंगा जब मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होगा। तो आगे कंटिन्यू करना है। अब मुझे यहाँ पे अपने इनकम टैक्स का पासवर्ड डाल देना है। तो जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे प्लीज कंफर्म कर दूंगा और आगे जाके इसे कंटिन्यू करता हूँ। गाइस, मैं अब यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आ चुका हूँ। अब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। फाइल करने से पहले फ्रेंड्स एक बार मुझे अपना फॉर्म 26S को चेक कर लेना है, साथ ही साथ अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कर लेना है। अब मैं ई फाइल पे जाता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न इन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मुझे यहाँ पे अपना असेसमेंट सेलेक्ट करना है। अगर मैं फाइनेंशियल 22-23 से संबंधित ITR को फाइल कर रहा हूँ, तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर। ऑनलाइन मोड फ्रेंड्स यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो मैं ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ और ITR 1 को फाइल करने जा रहा हूँ। तो ऐसा इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझे अपने ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना है, तो मैं सैलरी के केस में अपना ITR 1 फाइल करने जा रहा हूँ और प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि अगर एज 60 साल से कम है तो बेसिक लिमिट होगी 2.5 लाख रुपए। वहीं अगर एज 60 साल या इससे ज़्यादा है तो बेसिक लिमिट 3 लाख रुपए होगी, और 80 साल या इससे ज़्यादा है तो उस केस में बेसिक लिमिट 5 लाख रुपए होगी। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है फ्रेंड, तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन तब करना है फ्रेंड्स आपको अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस आपका जो फॉरेन, अगर आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस इन फॉरेन कंट्री योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन, इस केस में 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और एनी अदर केस में आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आगे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझे हर एक टेप को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टेप होगा मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। आपकी सबसे पहले प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगी, आप एक बार प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अपने पैन कार्ड से इसे क्रॉस चेक कर लीजिए। सेकंड फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, एक बार मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लूँगा, जो भी मेरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। अगर मुझे लगता है इसमें कोई करेक्शन है तो यहाँ पे मैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ। थर्ड फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है मेरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको सैलरी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, आपको पीएसयू से अगर कोई सैलरी है, या अगर आपको सैलरी ना मिलकर पेंशन अमाउंट मिल रहा है, तो जो पेंशन अमाउंट मिलता है फ्रेंड्स, तो पेंशन अमाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट में पीएसयू है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई अदर पेंशनर है तो वो भी एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अदर्स में यहाँ पे आपको डालना है अगर आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। और अगर आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है तो नॉट एप्लीकेबल करके आप फैमिली पेंशन वाला ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा, आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर सैलरी मिली है तो मैं अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मेरा फाइलिंग सेक्शन। मैं किस सेक्शन में अपने आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ, बिफोर ड्यू डेट अपने आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ तो मैं सेक्शन 139(1) वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 139(5) वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश आईटीआर फाइल कर रहा हूँ बिफोर ड्यू डेट, तो 139(1) में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, किस रिजीम में जाके अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो मैं इसे नो करूंगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, एक बार अपनी बैंक डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिए फ्रेंड्स कि आपने जो भी बैंक डिटेल डाली, अगर आपको लगता है कोई बैंक ऐड करना है आपको या आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी बैंक को यहाँ पे डिलीट बैंक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई बैंक को आपको ऐड करना है तो आपको आईएफएससी और अकाउंट नंबर डाल के ऐड अनदर करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे किसी एक बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो मैं किसी भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेट वाले जो मेरा बैंक अकाउंट है मैंने उसको सिलेक्ट किया और आगे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। मेरा फर्स्ट वाला जो टेब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला वो कंफर्म हो चुका है। मैं सेकंड वाले टेब पे आता हूँ, ग्रोस टोटल इनकम। सेक्शन 10(14)(1) में अगर आपके कोई एग्जाम्पशन है, सेक्शन 10(14)(2) में अगर आपके कोई एग्जाम्पशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। अगर आपको कोई एचआर है तो एक बार फॉर्म 16 के पार्ट बी से उसे क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर है तो आप डाल दीजिए। अगर आपको कोई एलटी है तो सेक्शन 10(5) में जाके अपने एलटी अमाउंट देख लीजिए कि पार्ट बी में अगर आपका कोई एलटी है तो वो देख सकते हैं। जैसे 10(5) में मेरे यहाँ पे एलटी कुछ भी नहीं है तो 0 दिखा रहा है। अगर इसके अलावा नहीं अगर कोई एग्जाम्पशन है तो आप यहाँ यस करके अपने एग्जाम्पशन देख सकते हैं और डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर मेरी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मैं इसे नो करता हूँ और आगे से कंटिन्यू करता हूँ। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे हर एक हेड को कंप्लीट करते हुए जाना है। फर्स्ट मेरा सैलरी का ओपन हुआ है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मुझे लगता है ये डिटेल जनरली मेरी ऑटो फिल हो जाती है एज पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 16 के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन है तो आगे जाके आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एडिट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और फॉर्म 16 से इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए पार्ट बी से। फॉर्म 16 के फ्रेंड्स पार्ट बी में यहाँ पे चले जाता हूँ। पार्ट बी में यहाँ पे मेरी दिखा रहा है सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 17(1). तो सेक्शन 17(1) के हिसाब का आपको यहाँ पे सैलरी डालनी है। तो 17(1) के हिसाब से मेरी सैलरी 232,800 बता रहा है, पर यहाँ पे मेरी 729,011। तो मैं इसे सही करूँगा 729,011। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स एज पर 17(2). तो एक बार देख लीजिए परक्यूसिट्स अगर आपके हैं तो देख लीजिए 12 के हिसाब से। यहाँ इसके थर्ड वाला है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, भी एक बार पार्ट बी में चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जो टोटल ग्रोस सैलरी आ रही है फ्रेंड्स वो आ रही है 729,011। यहाँ पे मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रही है सेक्शन 16 आई है 50,000 रुपीज़ की। तो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी यहाँ पे 50,000 ऑटो फिल हो जाती है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे मेरा 2500 रुपये दिख रहा है फॉर्म 16 के पार्ट बी में, तो मैं एक बार प्रोफेशनल टैक्स को यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑटो फिल नहीं आया है, तो 2500 मेरा प्रोफेशनल टैक्स है। अब मुझे यहाँ पे देखनी है कि जो मेरी सैलरी दिखा रहा है 676,511, इनकम चार्जेबल अंडर द एट सैलरी 676,511। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सैलरी आ गई है 676,511। इसके अलावा अगर आपकी अदर कोई इनकम है, जैसे कि अगर आपके वन हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट, तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप 8 डिटेल ब्रेकअप डालकर। मेरी यहाँ पे कोई इनकम नहीं है। इसके अलावा अदर सोर्सेज से आपकी कोई इनकम है, जैसे कि मेरा इनकम टैक्स रिफंड लास्ट ईयर आया था, उसका जो ब्याज था वो ब्याज मेरा टैक्सेबल था इस बार। इसके अलावा अगर आपका कोई सेविंग का ब्याज है, डिपॉजिट का ब्याज है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप डाल दीजिए। अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है तो वो डाल दीजिए। वो सब डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी ग्रोस टोटल इनकम जो बन रही है वो बन रही है 676,551। तो मैं यहाँ पे इसे कंफर्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे दोनों टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा थर्ड वाला है टोटल डिडक्शन का। मैं टोटल डिडक्शन वाले टेप पे जाता हूँ और इसे भी एक बार देख लेता हूँ।
कि क्या क्या मेरे इन्वेस्टमेंट थे पूरे साल में। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं और आपके फॉर्म 16 में बी में आपने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपके पास उसका इन्वेस्टमेंट प्रूफ है, तो उसको देखते हुए आप अपने ITR में उसकी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई डोनेशन किया हुआ है तो डोनेशन स्लिप आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप नो कर दीजिए। इसके अलावा कोई साइंटिफिक रिसर्च में आपने डोनेशन किया तो उसको भी देख लीजिए, डोनेशन स्लिप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे नो कर देता हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80GG। 80GG का बेनिफिट्स फ्रेंड मैं तब क्लेम करता हूँ जब मुझे HRA नहीं मिलता है अपने एम्प्लॉयर से। अगर मैं रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए कोई रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ और मैक्सिमम 60,000 रुपये तक मैं 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यस करके अमाउंट डाल देना है। साथ ही साथ उसके एक डिक्लेरेशन पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अलग से जाके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ही आप 80GG की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ड्रैग करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे 80C में मैंने फॉर्म 16 में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स 80C की मेरी डिडक्शन बता रहा है 159,829, लेकिन मैक्सिमम में 1.5 लाख रुपए तक ही यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यस करूंगा और 159,229 डाल दूंगा 829। 80CCD2 अगर मेरा एम्प्लॉयर का कोई पेंशन में कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यस करके आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट मेरी सैलरी में ऐड होता है, इसके बाद ही मैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। अगर आपकी सैलरी में ऐड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे 80CCD2 में जाकर उसकी डिडक्शन बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो मैं नो करता हूँ। 80D में जैसे मैंने आपको बताया मेरा 8,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है, तो मैं यस कर दूंगा और आगे जाके इसका शेड्यूल मुझे फिल करना है। जो भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का मैं पेमेंट करता हूँ तो यस करके मैं आगे जाके इसका शेड्यूल फिल कर देता हूँ। 80E में अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ तो एजुकेशन लोन का जो भी आप ब्याज का पेमेंट करते हो उसका बेनिफिट आप सेक्शन 80E में जाके क्लेम कर सकते हो। उसकी ब्याज की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो लोन अमाउंट होता है फ्रेंड्स वो हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, मतलब आफ्टर 12th। और सेल्फ या रिलेटिव के केस में आप यहाँ पे एजुकेशन लोन का जो भी ब्याज का पेमेंट होता है उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो मेरा ऐसा कोई ब्याज का पेमेंट नहीं है। 80TTA में फ्रेंड्स आपका जो सेविंग का ब्याज होता है पूरे साल में 1 या मोर देन 1 अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं और इन सब में सबका मिलाकर अगर आपको पूरे साल में जो भी इंटरेस्ट मिलता है, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट को फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल करते हैं। इसके बाद सेक्शन 80TTA में जाकर उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने नो कर दिया। मान लीजिए आपका पूरा साल में इंटरेस्ट 20,000 रुपये का था, तो 10,000 रुपये तक का 80TTA में डिडक्शन मिल जाएगा। रिमेनिंग 10,000 रुपये फिर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? अगर आप यस करेंगे फ्रेंड्स तो और भी डिडक्शंस बेनिफिट है, आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 80CCD1B में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर अलग से मैं पेंशन खाता ओपन करवाता हूँ उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मेरे यहाँ पे 50,000 रुपये का दिख रहा है 80CCD1B, तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपीज़ का 80CCD1B ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का डाल दूंगा। इसके अलावा भी डिडक्शन होती है फ्रेंड्स, अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई डोनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टी में तो आप वो आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी के केस में 80U में अगर आप डिडक्शन है आपका, तो आप एक बार 80EE में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आगे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। 80CCD1B में अगर आता हूँ तो 80CCD1B में जो पेंशन का अमाउंट है 50,000 रुपये मुझे मिल गया, प्लस 80D में जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है फ्रेंड्स, अगर मैं फॉर्म 16 के पार्ट बी को देखता हूँ तो 80CCD1B के बाद मेरा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है 8,591 रुपये का। मैं उसके लिए अपनी डिटेल और फिल कर देता हूँ। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे मेरा शेड्यूल दिख रहा है 80D डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं 8 डिटेल्स करता हूँ। इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो सेल्फ और फैमिली के केस में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर एज 60 साल से कम है तो आपको नो करना है फ्रेंड्स, और अगर एज 60 साल या इससे ज़्यादा है तो आपको यस करना है। तो मैं यहाँ पे नो ऑप्शन करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डाल दूंगा। तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है 8,591 रुपये का। अगर आप फ्रेंड्स पेरेंट्स के केस में क्लेम करना चाहते हैं तो आप यस यहाँ पे वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स है सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन है पेरेंट जिनकी एज 60 साल इससे ज़्यादा है तो आपको यस करना है। 60 साल से कम है तो नो करना है। और नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। तो मैं फॉर्म 16 के पार्ट बी को अगर देखता हूँ तो टोटल जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का अमाउंट है 8,591 रुपये का है। अगर फॉर्म 16 के पार्ट बी में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम मेंशन नहीं होती है फ्रेंड्स, तो आप अपने प्रीमियम का जो आपका सर्टिफिकेट होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, आप उसको देखते हुए भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब देखते हुए फ्रेंड्स मैं इसके बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ। टोटल मेरा यहाँ पे डिडक्शन आ गया 208,591। मैं एक बार फॉर्म 16 के पार्ट बी से इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है मेरा 208,591 एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे तीनों शेड्यूल टैब कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा फोर्थ बचा है टैक्स पेड।
फोर्थ वाले ऑप्शन फर्स्ट फेयर में यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी इनकम पे, तो आप यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 16,800 रुपये का। आपको अपने फॉर्म 16 के पार्ट ए से जाके उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि जो भी आपका टीडीएस उसमें दिख रहा है कितना डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसे फॉर्म 26 एएस से भी जाके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जो कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए उसे, और जाके उसे क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो उसमें टीडीएस अमाउंट दिख रहा है वो इस यहाँ पर जाके आपका सही है या गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक क्रॉस चेक करने के बाद इसे यहाँ पे कंफर्म कर देना है। मेरा लास्ट बचा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये मेरा समरी है एक तरह का। तो मैं इसे फिफ्थ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करता हूँ टोटल टैक्स लायबिलिटी पर, ग्रोस टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम 676,551 है, जिसमें मेरा टोटल डिडक्शन है 208,591, टोटल इनकम है 467,920, जिसमें मेरा टैक्स बन रहा है 10,898 रुपये का, और जिसकी मुझे पूरी रिबेट मिल गई 10,898 रुपये की। अब मैं ड्रैग करते हुए नीचे आता हूँ और इसे यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ और इसे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ऊपर दिखा रहा है फ्रेंड्स यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 16,800, जो मेरा टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हुआ था वो मुझे कंप्लीट यहाँ पे रिफंड हो रहा है 16,800 रुपये का। और मुझे दोबारा ट्रैक करते हुए नीचे आना है और इसे यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न, एक बार रिटर्न को अपने फाइनली प्रीव्यू कर लेना है। फ्रेंड्स मुझे एक बार यहाँ पे एक बार अपनी डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, आपका नाम, फादर का नाम, साथ ही साथ आपका जो पेन नंबर है एक बार उसे क्रॉस चेक कर लीजिए और इसे आई एग्री करके यहाँ पे मैं इसे कंफर्म करूंगा एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो ITR 1 मैंने जो कंप्लीट फिल करा हुआ है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आप चाहो तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसे डाउनलोड करके उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पे आपका यहाँ पे ITR का कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, और चाहे तो आप इसे प्रिंट ले सकते हो। एक बार उसे क्रॉस चेक कर लीजिए और फाइनली इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के लिए मैं ड्रैग करते हुए नीचे आता हूँ फ्रेंड्स एंड प्रोसीड टू वैलिडेट, मुझे प्रोसीड टू इसे वैलिडेट करना है। यहाँ पे मुझे बता रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब कि मेरे जो ITR फिल किया हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है और मुझे इसे फाइनली ई वेरीफाई करते हुए इसे सबमिट कर देना है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जैसे ही मैं करूंगा, ई वेरीफाई करने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो मैं तुरंत ई वेरीफाई कर सकता हूं जो कि रिकमेंडेड है ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई लेटर में फ्रेंड्स अभी मैं अपने ITR को फाइनली सबमिट कर सकता हूं और मेरे पास 30 दिनों का टाइम होता है अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए। अगर आप फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते, थर्ड ऑप्शन में आपने अपने ITR की एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड करके उसे साइन करके स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से आप उसे सेंड कर सकते हैं बेंगलुरु एड्रेस पर और अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू करता हूँ जो कि रिकमेंडेड है। तो ई वेरीफाई करने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं आधार कार्ड OTP से भी ई वेरीफाई कर सकता हूँ। आधार कार्ड OTP से मैं तभी ई वेरीफाई कर पाऊंगा जब मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड से लिंक होगा। अगर मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो मैं आधार OTP का ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाऊंगा। सेकंड है मेरा DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी मैं ई वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर आपके पास DSC है तो उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब DSC को अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसका यूज़ कर पाएंगे। थर्ड वाला नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेट बैंकिंग के लिए आपको अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड्स सीधा इनकम टैक्स पोर्टल का एक ऑप्शन होगा नेट बैंकिंग में, जो भी जिस बैंक का आप लॉगिन करेंगे आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऑप्शन पे सीधे जाइए तो आप डायरेक्ट विदाउट इनकम टैक्स ID पासवर्ड से इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाएंगे। जाने के बाद फ्रेंड्स आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए अपने रिटर्न को। थर्ड वाला फ्रेंड्स आपको अपने बैंक अकाउंट से भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके थ्रू आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC कोड जनरेट करना पड़ेगा जो कि 10 डिजिट का होता है और 72 आवर्स तक मेरा ये वैलिड होता है। तो ये कोड जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे डालने के बाद अपने रिटर्न को फाइनली ई वेरीफाई करने के लिए सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप ई वेरीफाई करके यहाँ पे फ्रेंड फाइनली उसे सबमिट करेंगे OTP के थ्रू या EVC कोड के थ्रू, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने ITR की रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि फॉर्म 16 को पार्ट ए और पार्ट बी को देखते हुए कैसे मुझे ITR को फाइल करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।